तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 11 अगस्त है। द हिंदू न्यूज़पेपर के द आठ मने उसके आर्टिकल्स को हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, क्रिटिकल एनालाइज करेंगे और अपने ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे। ये सेशन आपका सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो जो भी तीनों फॉलो कर रहे एग्जाम एस्पिरेंट आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसे आर्टिकल से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। तो हम लोग ने टेलीग्राम में माइलस्टोन प्रोग्राम शुरू किया है, जहां फीस आपका 499 रहेगा और ड्यूरेशन आपका सीएपीएफ सीडीएस 2027 तक रहेगा। आप इस नंबर और टेलीग्राम में डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं और आपको इस प्रोग्राम में क्या क्या मिलेगा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नया और पहला आर्टिकल करेंगे। नेतन्याहू रिजेक्ट ट्रम्प्स 15 पॉइंट्स प्रपोजल फॉर गाजा। तो गाजा के और यूएस का जानते हैं कि यूएस अपने हेजेमनी बनाना चाहते हैं हमेशा। तो इजराइल पीएम नितिन याहू ने यूएस के 15 पॉइंट्स पीस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि हमास ने इस पीस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, लेकिन नेतन्याहू के फैसले से जो इजराइल और वाशिंगटन के बीच में दूरी बढ़ रही है। तो भैया आप अपने अपने फायदे के लिए काम करेंगे तो आपके लिए इतना जो लड़ा है तो उनका भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ उसके भी बातें होंगे, उसको भी सुनना पड़ेगा ना। तो इजराइल का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह अपने हथियार सरेंडर नहीं करता तब तक अपनी आर्मी गाजा के पीछे नहीं हटाएगी। इजराइल अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए शर्त पर अड़ा हुआ है। तो इस प्रपोज डील का मुख्य प्लान यह है कि हमास अपने हथियार के एक नए पैलेस्टीनियन गवर्निंग बॉडी को उन्हें सौंप दी है और इसके बदले में इजरायली फोर्सेस को स्टेप बाय स्टेप गाजा से बाहर निकाला जाएगा। इजराइल ने अपने अपने वाले जनरल इलेक्शन में आने वाले जनरल इलेक्शन में आपके पहले नेतन्याहू उनके अपने राइट विंग कैबिनेट मेंबर को काफी प्रेशर है। ये लीडर गाजा पीस प्लान का सख्त खिलाफ है, जिस वजह से नेतन्याहू के प्लान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो हमास ने नए लीडर खलील अल हया उसमें मैंने पीस प्लान को पूरा सपोर्ट देने की बात की है। उन्होंने वाशिंगटन जो यूएस के रिक्वेस्ट है उनको इजराइल पर प्रेशर डाले हैं ताकि वो डील को मानने के लिए तैयार हो सके। ये सिचुएशन यूएस एंड इजराइल के बीच बढ़ने में मतभेद दिखाती है, जहां पे यूएस डिप्लोमेसी के जरिए कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं। वहीं इजराइल अपने डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर बिल्कुल भी समझौता नहीं करने की मंजूरी करते। तो हम लोग इस आर्टिकल्स के कंक्लूजन में आ गए हैं। तो कंक्लूजन देखेंगे। ओवरऑल ये क्राइसिस यूएस और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्तों पे एक नई दरार दिखाती है। हमास इस प्लान को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल प्रेशर और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में शांति बनाना फिलहाल काफी मुश्किल हो रहा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे द कॉस्ट ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। तो आपको पता है कि अभी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिए हैं कि आप फ्रीबीज दे रहे हैं, क्या उस फ्रीबीज का जरूरत है या आप ऐसे ही दिए जा रहे हैं सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए। तो काफी सारे इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम को स्टार्ट किए हैं, स्पेशली वुमेन को टारगेट करते हुए। तो देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हमेशा वुमेन को टारगेट करते हैं, इसलिए क्योंकि वुमेन को यदि कैश ट्रांसफर बेनिफिट मिलता है तो वो अपने घर पे दूसरों को माने वोट देने के लिए अप्रोच करते हैं कि आप इस पार्टी को बनाए रखें, क्योंकि इस पार्टी ने मुझे कैश ट्रांसफर बेनिफिट दे रहे हैं। तो आप देखिए किस हद तक ये लॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी खेलते हैं। तो इस स्कीम के अंदर महिलाओं को मंथली लेवल पर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है। इकोनॉमिक सर्विस और जो 16वें फाइनेंशियल कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर की वजह से स्टेट के फाइनेंशियल पर बोझ बढ़ रहे हैं। बड़ा कंसर्न यह है कि मंथली एलोकेशन से की पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पीछे से और छूट रही है।
तो झारखंड, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट अपने बजट के एक बड़े हिस्से यूटीएस माने अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर पर खर्चा कर रहे हैं। इस वजह से एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल सोशल सेक्टर पर होने वाले एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। आप यदि इस पैसा को बचाते हैं तो आप यही ना, आप हेल्थ सेक्टर और आप इसमें खर्च करेंगे। तो इवेल्युएशन से पता चलता है कि जब वुमेन प्राइमरी जब बेनिफिशियरी बनती है तो वो कैश ट्रांसफर पैसे के खाने पीने में और हेल्थ के एजुकेशन जैसे बेसिक इनिशियल जरूरतों पर मुख्य रूप से खर्च करती है। स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में अभी भी बहुत सी चैलेंजेस हैं, रिस्पेक्टिव आपका जो एलिजिबिलिटी रूल, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कमी और एनरोलमेंट के दौरान होने वाले डिजिटल रिकॉर्ड एरर के वजह से सही लोगों तक बेनिफिट पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि कैश ट्रांसफर सरकार के स्ट्रक्चरल फेलियर और छुपाने का एक नया तरीका है। उनका कहना है कि स्टेट को शॉर्ट टर्म कैश बांटने के बजाय लॉन्ग टर्म पब्लिक एसेट्स को क्रिएशन और बेटर पब्लिक सर्विस पर फोकस करना चाहिए। तो कंक्लूजन में देखेंगे तो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर से वुमेन को इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल जाता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बेहतर हो जाता है, पर यह स्टेट फाइनेंस पर भारी पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जो प्रोग्रेस है उनके लिए कैश को स्टेट को कैश असिस्टेंट के साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देना जरूरी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे अ न्यू सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी तो है, अ न्यू सिक्योरिटी ट्रायंगल इमर्ज विथ मोका पैक्ट। तो जो मोका पैक्ट है सऊदी अरबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान का यह है। इसके लीडर ने मोका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट माने MJDA साइन, मोका जॉइंट डिफेंस को साइन किया है। इस डिफेंस जो एग्रीमेंट है उसका मेन गोल आपस में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना है ताकि मेन डिफेंस कोऑपरेटिव बढ़ाया जा सके। मतलब कि इन तीन देशों में से किसी भी एक देश पे अटैक होगा तो ये तीन देश अपने आप में अटैक माना जाएगा। तो MJDA के जॉइंट स्टेटमेंट नाटो के आर्टिकल 5 प्रिंसिपल जैसे ही है। इसका मतलब यह है कि अगर तीन देशों में किसी के देश पर अटैक होता है, आर्म अटैक, तो उनको बाकी सभी सिग्नेटरी नेशन के अटैक माना जाएगा। तो ये पैक्ट तीनों देशों के अलग अलग स्ट्रेंथ को एक साथ लगता है। तो सऊदी अरबिया के बड़ा डिफेंस बजट, तुर्की के मिलिट्री इंडस्ट्री एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की बड़ी एक्टिव आर्मी फोर्स को मिलाकर एक पावरफुल अलायंस बनाते हैं। तो ये अलायंस गल्फ रीजन में मेजर जो सिक्योरिटी कंसर्न को टारगेट करता है। इसका मेन एम ड्रोन अटैक को रोकना, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन करना और मरीन टाइम चोक पॉइंट के आने वाले इंटरप्शन को संभालना। तो इस ट्राइलेटरल पैक्ट के सामने काफी सारी चैलेंजेस हैं। हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट, आपका डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू, फिर हो गया आपका यूएस के पॉलिटिकल पर इन्फ्लुएंस और ईरान के साथ एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टाई को एग्रीमेंट के सक्सेस पर अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। इंडिया पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी मूव को क्लोज वॉच रख रहा है। ये इसके बावजूद भी इंडिया आपके सऊदी अरबिया के अपना एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, उसके साथ अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और बायलैटरल रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो कंक्लूजन देखेंगे तो मोका पैक्ट, सऊदी अरबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये प्रीलिम्स में भी देख सकते हैं। तो मोका पैक्ट सऊदी अरबिया, तुर्की, पाकिस्तान के मिलिट्री अलायंस को मजबूत करता है, लेकिन इंटरनल चैलेंज और जियोपॉलिटिक्स टेंशन से पैक्ट के सक्सेस टेस्ट करने होंगे। जबकि इंडिया सऊदी अरबिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाई बनाए रख रहे हैं, सिचुएशन पे नजर रख रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे पोडियम फिनिश। तो पोडियम फिनिश ग्लासगो जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है में इंडिया के 4th पोजीशन सिक्योर किए हैं। इंडिया ने टोटल 39 मेडल जीते हैं, जिसमें आपका 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज
तो इस बार का जो कॉमनवेल्थ के गेम में हम लोग का जो गोल्ड है ज्यादा आया है पिछले के मुकाबले, जो कि सभी के मैंने एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया बॉक्सर ने अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए टोटल 10 मेडल, जिसमें आपका 7 गोल्ड 3 सिल्वर जीते हैं। इस शानदार सक्सेस में पंच जो आपका फीमेल बॉक्सर है सबसे बड़ा है और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखा है। तो एथलीट कॉन्टिजेंट्स में ने ट्रैक और फील्ड को पैरा एथलीट के इवेंट में मिलकर टोटल का 16 मेडल जीते हैं। इंडिया के जेवलिन, ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप में इवेंट के ये पोडियम फिनिश और विक्ट्री मिली है। इंडिया ने जूडो के माने अस्तिमा दे और हर्ष सिंह के जरिए अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा तजसीन शंकर ने डिकैथलॉन इवेंट में इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल जीतकर हिस्ट्री रची है। तो और मीराबाई चानू ने आप जानते ही हैं, मीराबाई चानू ने अपना कॉन्सिक्यूटिव तीसरा गोल्ड मेडल जीतकर आपका डोमिनेसी दिखाई है और उसके लिए आपका शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम में टोटल 8 मेडल अपने नाम किए हैं। तो इंडिया ने अब कामयाबी से यानी इतनी बड़ी कामयाबी से इंडिया के आगे के एक्सपोर्ट इवेंट होस्ट करने में कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब अहमदाबाद 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं उसको होस्ट करने की तैयारी कर रही है, जबकि इंडिया 2036 के ओलंपिक गेम को होस्ट करने की टारगेट रख रही है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का परफॉर्मेंस हिस्टोरिक रहा, जहां बॉक्सिंग, एथलीट और वेट लिफ्टिंग में रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेडल मिले हैं। 7 नए रिकॉर्ड मैंने स्पोर्ट्स के लिए भी गोल्ड जीते हैं। यह शानदार सक्सेस इंडिया का आपका 2020-30 कॉमनवेल्थ गेम और 2036 ओलंपिक जैसे बड़े ग्लोबल इवेंट को होस्ट करने के लिए एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म देती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, 2/3 नर्स स्टाफ नॉट लिस्टेड इन नेशनल रजिस्ट्री। ये डाटा आपको बताता है। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पे मैंने नर्स के साथ खराब हो रहा है। तो इंडिया के टोटल 46 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल में एक सिर्फ 14 लाख के आसपास ही नर्स रजिस्टर ट्रैकिंग सिस्टम उनका एक यह है, नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम पर इंट्रोल है। ये डाटा बताता है कि पोर्टल पर अभी भी इंट्रोलमेंट रेट काफी कम है। इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन की वजह से नर्स को काफी दिक्कतें के सामना करना पड़ता है। इससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने, इंटर स्टेट ट्रांसफर और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए माने आपका क्रेडेंशियल आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में काफी डिले होता है। स्टेट के बीच में एनरोलमेंट को लेकर बड़ा गैप बिहार में 99% कवरेज के साथ सबसे आगे रही है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे साउदर्न स्टेट अपने नर्सिंग जो वर्कफोर्स में 15% से भी कम लोगों को एनरोल किया है। तो साउदर्न स्टेट से ये उम्मीद नहीं है कि आप नर्सों के साथ इतना माने ये कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, एनरोल करना चाहिए। तो इसका INC-NIC के साथ पहला जो NRTS जो रजिस्ट्रेशन के लॉन्च किया था, इसका मेन गोल नर्स के एक लाइव नेशनल रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना है, जिस उन्हें यूनिक नेशनल यूनिक आइडेंटिटी कार्ड का इशू करना, ताकि उसको ट्रैक में रखा जा सके। MP एंटोनी ने हेल्थ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि अगले 6 महीने के अंदर सभी नर्स के फुल एनरोलमेंट कंप्लीट किया जाए, जिसका मकसद नर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से माने हार्डशिप और परेशानियों से जल्द खत्म हो सके। नर्सिंग एसोसिएशन ने कहना है कि स्लो एडॉप्टेशन की वजह से स्टेट काउंसिल के पैनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो आपका
माने ट्रांसफर से अकाउंटेबिलिटी की कमी भी इसकी जिम्मेदार बताया गया है। तो इसका कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में एनटीआरएस पोर्टल पर कम एनरोलमेंट और स्टेट लेवल डिफरेंस की वजह से नर्स के जॉब ट्रांसफर और ओवरसीज वेरिफिकेशन में दिक्कत हो रही है। एडमिनिस्ट्रियल हडल और पैरेलल सिस्टम में हटकर अगले अगले 6 महीने में 100% रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने की जरूरत है ताकि आपका नर्सिंग सेक्टर में मैनेजमेंट बेहतर हो सके। तो हम लोग के आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ खत्म होते हैं और हम लोग कल मिलेंगे फिर से नए आर्टिकल के साथ। तो उसके पहले बार बार आपको बोल रहे हैं कि देखिए एग्जाम निकालना मुश्किल है यदि आप सही गाइडेंस में नहीं चलते हैं तो उस गाइडेंस की जिम्मेदारी हम लोग का है और हम लोग आपको गाइडेंस देंगे। तो उस गाइडेंस के लिए आपको एक मिनिमम फीस देना पड़ेगा 499, जिससे मैं आपको एक टेलीग्राम फीस कम से कम ले रहा हूं कि टेलीग्राम में भी चलाने के लिए एक फीस देना पड़ता है। वही फीस मैं सिर्फ आपको टेलीग्राम फीस का खर्चा ही उठाना चाहता हूं। तो आप लोग इस मिनिमम प्राइस में आप टेलीग्राम में गाइडेंस ले सकते हैं। और मैं आपको बता दिया हूं कि आपको क्या क्या इस प्रोग्राम में मिलेगा और ये चलेगा आपका 1 साल तक। सीएपीएफ सीडीएस 2 जो जब तक 2 नहीं होता है सीडीएस का एग्जाम तब तक ये टेलीग्राम चैनल चलेगा। डेली लाइव सेशन क्विज होगा, डेली पीवाईक्यू होगा और बहुत कुछ रहेगा। तो बहुत मजा आएगा, आप जरूर ज्वाइन है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, क्वेरी को कमेंट करें। वीडियो पे आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।